हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सॉलिड स्टेट में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों की। तो हम देखेंगे कि ठोस पदार्थ जो हमारे होते हैं उनके चुंबकीय गुण किस प्रकार के होते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट का हमारा 10वां वीडियो है। इससे पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ठोसों के चुंबकीय गुण। संभवतः ये सॉलिड स्टेट का अंतिम टॉपिक होगा, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए बात करें हम ठोसों के चुंबकीय गुणों की। तो जो आपके पदार्थ होते हैं, आपने पढ़ा होगा, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक, और दूसरा आपका होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, कि ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, वो आपका कहलाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ। वहीं दूसरी ओर ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जिसका आकर्षण नहीं होता है, वो आपका कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, और उसके बाद हम इन तीनों की भी बात थोड़ी थोड़ी करेंगे। तीनों आपके लिए नए होंगे, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। इन तीनों की भी बात हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में स्टेटमेंट है हमारा कि वे पदार्थ जिनके भीतर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए एक बार और, कि वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात उनको जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। समझ में आई बात? तो आइए उदाहरण के द्वारा समझा जाए बात को। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए मैंने बताया आपको कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो अनुचुंबकीय होता है। तो उदाहरण है हमारे पास FeCl3, फेरिक क्लोराइड का उदाहरण ले रहे हैं हम। तो फेरिक क्लोराइड में आपको पता है आपके दो आयन हैं, एक आपका है फेरस आयन और फेरिक आयन, और दूसरा है आपका क्लोराइड आयन। तो फेरिक क्लोराइड में जो आपका आयरन है उसमें 3 क्लोरीन्स को अपने में जोड़ा हुआ है, तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें 3+। कितनी है? 3+। तो Fe3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल गए। 3 इलेक्ट्रॉन आयरन ने 3 क्लोराइड परमाणुओं को दे करके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, और फेरिक क्लोराइड हमारा बन गया। यही तो है। तो फेरिक क्लोराइड में जो आपका फेरिक आयन है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। तो सबसे पहले आयरन में देखेंगे, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। क्या होता है? 26। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d और 4s2। तो 3d में कितने रहेंगे? गिन लेते हैं हम, 4, 10, 2, 12, 2, 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 कितने हो गए? 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 3d6। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन हमें देखना है फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि फेरिक आयन में जो है 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे आयरन को फेरिक आयन में बदलने के लिए। यही तो है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है सबसे बाहर वाले कोश से निकाले जाएंगे। तो आयरन परमाणु का सबसे बाहर वाला कोश कौन सा है? ये है आपका पहला कोश, A कोश। ये है आपका दूसरा कोश, इसको L कहते हैं।
ये है आपका तीसरा कोश, ये तीसरा कोश, और ये बाहर वाला कोश है सबसे अंतिम कोश, चौथा कोश 4s2 वाला। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे अंतिम वाले कोश से निकलेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकालेंगे? 4s से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 4s से। तो 4s में आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकालोगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे 3d से। कहां से निकालेंगे? 3d से निकालेंगे, यही तो है। तो आइए अब फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा? ये होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 3d5। क्लियर हो गई बात? तो ये होगा आपका फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाले हमने और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 3d में से। आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो सबसे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को पहले त्यागती है। तो सबसे बाहर वाला कोश यहाँ 4s था और उसके पहले 3d था। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया और आयरन की +3 जो स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब देखिए बाह्य कोश को ध्यान से। तो 3d5 को जब आप देखोगे उपकोश को, तो इसको अगर आप बनाएं कोश में दर्शाना चाहें तो आपको पता है डी कोश जो है आपका उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5 ऑर्बिटल उसमें होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3d5 की व्यवस्था अगर आप देखें उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की, तो आपको पता है हुंड के नियम के अनुसार सबसे पहले जो है प्रत्येक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनों की पुनरावृत्ति होगी। तो 3d5 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1-1 इलेक्ट्रॉन सभी कोशों में भर जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 3d5 का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर 3d5 उपकोश में यानी डी उपकोश में 5 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होगी, यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। और आपको ये भी पता है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनके जो स्पिन होते हैं वो विपरीत होते हैं, यानी ऑपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। ये सारी चीजें आप 11 में पढ़ चुके हो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3d5 कोश में आपका जो है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पुनरावृत्ति हुई है? तो आंसर है नहीं। इससे पिछले तो सारे भरे हुए हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूरा भरा है। एस में 2 हो सकते हैं, ये भी पूरा भरा है। सेम इसी तरह इससे पिछले वाले उपकोश भी पूरे भरे हुए हैं। केवल 3d5 ही अर्धभरित है। और कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो आंसर है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इसमें 10 आ सकते हैं, 5 भरे हुए हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उपकोश में तो आपका पदार्थ कैसा होता है? अनुचुंबकीय। कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। तो आपका जो फेरिक क्लोराइड होगा वो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। तो सेम इसी तरह जो है कोई भी आपका ऐसा यौगिक जिसमें आपका जो धातु आयन है वो आपका जो है उसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आपका वो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो आप आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है और कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय होता है। क्लियर हो गई बात आपको? तो यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये आपका कैसा है? अनुचुंबकीय। कैसा है? अनुचुंबकीय। सेम इसी तरह जो है प्रतिचुंबकीय वाले के लिए भी हम देख सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय वाले के लिए अगर आप देखें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा वो आपका कहलाएगा प्रतिचुंबकीय। क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो आइए उसका भी एक उदाहरण देख लिया जाए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पैरामैग्नेटिक वाला आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अनुचुंबकीय का उदाहरण देखें हम। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं या चुंबकीय बल प्रतिकर्षित हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, या चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते या चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, वे आपके कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आइए देखते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं प्रतिचुंबकीय वाले को? डायामैग्नेटिक। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही हम समझेंगे बात को।
मान लीजिए हमारे पास जिंक क्लोराइड है, क्या है, जिंक क्लोराइड है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, तो आप इसमें जो है, जो आपका धातु आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख लीजिए। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें, तो आपका वो अनुचुंबकीय होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। तो आइए देखें जल्दी से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो सबसे पहले जिंक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। तो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। कितना होता है? 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन गिनिए 4 10 12 6 18 10 28 2 30। क्लियर है? ये आपका पहला कोश, ये आपका दूसरा कोश, और ये आपका तीसरा कोश, और ये आपका चौथा कोश। तो सबसे बाहर वाला कोश कौन सा है? 4s। तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था जिंक क्लोराइड में कितनी है? +2। कितनी है? +2। इसमें 2 क्लोरीन परमाणुओं को अपने में जोड़ा हुआ है, और एक क्लोरीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 2 क्लोरीन परमाणुओं को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। तो जिंक क्या करता है? अपने बाह्य कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रत्येक क्लोराइड परमाणु को दे करके जो है बंध बना लेता है क्लोरीन के साथ, और जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है। समझ में आई बात? तो जिंक आयन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कितना हो जाएगा? जिंक +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 3d10। जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s से निकल गए, क्योंकि 4s आपका बाह्यतम कोश है, आउटर मोस्ट शेल है आपका। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए जिंक के। तो अब ये स्थिति मिली हमें। अब क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो देखिए डी कोश में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये भी पूरा भरा है। पी में 6 हो सकते हैं। इसी तरह सेम इसके आगे वाले कोश भी, उपकोश भी पूरे भरे हुए हैं। तो 3d10 की व्यवस्था अगर आप देखें, उपकोश में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे घूमने के नियम के अनुसार, तो कैसे होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भरिए 3d में। सबसे पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। छठवां इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो आकर के युग्मित होगा फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में। फिर 7 8 9 एंड 10। ये है आपका 3d10 व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? 3d10, यानी डी कोश में 10 इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसलिए आपका जो जिंक क्लोराइड है वो कैसा है? प्रतिचुंबकीय। कैसा है? प्रतिचुंबकीय। तो क्लियर हो गई ना आपको बात? तो इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ये बता सकते हैं कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय होता है और कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। समझ में आ गई बात? तो आइए आगे थोड़ा और बात कर ली जाए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो आप समझ गए होंगे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अब आइए कैसे हम जानेंगे कि कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। ठीक है? तो कोई भी पदार्थ, वैसा तो नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई पदार्थ लाए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनों को किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ऐसे तो पता लगा नहीं पाएंगे। अगर प्रैक्टिकली आपको ये पता करना हो कि कोई पदार्थ जो हमें दिया गया है वो प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, तो उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाए तो हम कहेंगे वो अनुचुंबकीय है। कैसा है? अनुचुंबकीय। और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर दे तो हम कहेंगे वो प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय। तो समझिए बात को। मान लीजिए आपने कोई पदार्थ, ये आपका पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ मान लिया। चलिए पहले नहीं लिख रहे हैं अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय, हमें नहीं पता ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। इसको ला करके हमने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ रख दिया? चुंबकीय क्षेत्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो गुजर रही हैं चुंबकीय क्षेत्र से ऐसे। ठीक है? तो ये क्या करेगा? आपका जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं इसके बीच से जा रही थी वो तो जाएंगी ही, साथ में ये अपने आसपास इसके दूर से जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही थी उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उनको
उनको भी खींच लेगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये चुंबकीय बल रेखाएं जो इसके ऊपर से या नीचे से जो जा रही थी उनको भी ये अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। समझ गए? मैग्नेटिक लाइंस को, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो हम जान जाएंगे कि आपका ये पदार्थ कैसा है, अनुचुंबकीय है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर के रखोगे तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपका जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय है। ठीक है? और थ्योरेटिकली हम कैसे जानेंगे? अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आपका पदार्थ अनुचुंबकीय है। क्लियर बात? सेम इसी तरह जो आपका प्रतिचुंबकीय होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर कर देगा। मान लीजिए कोई प्रतिचुंबकीय है तो चुंबकीय बल रेखाएं अगर इसके पास से ऐसे ऐसे आ रही है, करीब आ रही है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को जो है डिफ्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा? डिफ्रैक्ट कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो हम कहेंगे कि ये आपका प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। क्लियर है? तो आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। समझ में आ गया? एक बात और अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में जान लीजिए। मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? तो जब तक इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जब तक किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे रहेंगे, तो वो स्वयं भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, स्वयं भी वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने ये मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है हटा लिया इसके पास से, तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, ये चुंबक की तरह व्यवहार करना बंद कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? जब तक आप चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखे रहेंगे तब तक तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे, ये आपका इसका चुंबक का गुण जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी बात हो गई अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। समझ में आई बात? तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम अपने बात करते हैं इन तीनों की, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय की। तो इन तीनों के लिए एक चीज कॉमन है, इन तीनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। फेरी चुंबकीय, सॉरी, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, तीनों प्रकार के ठोसों में, तीनों प्रकार के ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी जो है अनुचुंबकीय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अनुचुंबकीय होने चाहिए, है ना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो आपका लौह चुंबकीय होता है इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण पाया तो जाता है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ का जो अनुचुंबकीय गुण है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा ज्यादा होता है। यानी इसमें जो आपका लौह चुंबकीय है, इसमें जो है आपका ये भी पैरामैग्नेटिक की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन इसका अनुचुंबकीय गुण यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने का गुण अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका लौह चुंबकीय है इसमें कह सकते हैं इसमें इनहैंस्ड पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक? इनहैंस्ड पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि इसका चुंबकीय व्यवहार बढ़ गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये प्रबलता से चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इससे अधिक बल के द्वारा, यानी इससे तगड़ा ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। ऐसा क्यों है वो समझेंगे अभी हम। प्रतिलौह चुंबकीय में क्या होता है? प्रतिलौह चुंबकीय में क्या होता है कि इसका चुंबकीय गुण जो है घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? और ये प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हो तो ये इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे, इसलिए इसको हम प्रतिलौह चुंबकीय बोलते हैं। क्लियर है? और अंतिम में हमारा फेरी चुंबकीय। क्या होता है? फेरी चुंबकीय।
तो फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओगे तो ये इसमें भी जो है आपका चुंबकीय लक्षण होएगा, अनुचुंबकीय वाले की तरह ही व्यवहार करेगा ये, लेकिन इसका चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में कम होगा। क्लियर है? तो लौह चुंबकीय वाले में चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थ वाले से ज्यादा होगा, और प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण होगा ही नहीं, वो प्रति चुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। और जबकि फेरी चुंबकीय पदार्थ में आपका चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में कम होगा। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका चुंबकीय व्यवहार बढ़ क्यों गया चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर? इसका जो है एकदम समाप्त क्यों हो गया, और फेरी चुंबकीय वाले का घट क्यों गया? ऐसा क्यों हो गया? तो इसको समझने के लिए आइए देखा जाए। इसको समझने के लिए एक डोमेन थ्योरी दी गई है, डोमेन सिद्धांत। उस डोमेन सिद्धांत को हम समझते हैं, क्या है ये? आइए देखा जाए डोमेन सिद्धांत क्या है हमारा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई जो है आयरन का क्रिस्टल है, इतना बड़ा हमारे पास Fe क्रिस्टल है, आयरन परमाणु का क्रिस्टल है हमारे पास इतना बड़ा। तो आपको पता है क्रिस्टल में बहुत सारे आयरन परमाणु होंगे, Fe, 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 बहुत सारे होंगे, Fe, 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 ना बहुत सारे जो है क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे आयरन परमाणु मौजूद होंगे, क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक है? और आपको पता है जब आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, मैंने बताया था ना आपको, आयरन 26 क्या आया था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, 3d6, 4s2, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। तो आप देख रहे हो कि 3D वाले में आप में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्लियर है? तो आयरन जो है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करना चाहिए, यानी आयरन में इसमें बहुत सारे जो है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इसको आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे। ठीक, बहुत सारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है आयरन के क्रिस्टल में मौजूद हैं। बहुत सारे जो है आयोनिक इलेक्ट्रॉन आयरन के क्रिस्टल में मौजूद है। और आपको ये भी पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो चक्रण करता है तो उसका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सेम यही चीज यहाँ भी होगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आयरन परमाणु के ऑर्बिटल में मौजूद है, जो चक्रण कर रहा है, उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसी तरह ये जो आपका क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे आयरन परमाणु मौजूद हैं और ये काफी पास पास होते हैं। आपको पता ही है ठोसों में जो अवयवी कण है बहुत पास पास होते हैं ना। तो इसी तरह आपके जो आयरन परमाणु होंगे क्रिस्टल में बहुत पास पास होंगे, एक में मिले हुए होंगे। तो बहुत सारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रिस्टल में मौजूद होंगे। इस तरह से जो है बहुत सारे क्रिस्टल में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा। बहुत सारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे इसके अंदर। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो जाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर के छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर देंगे इस क्रिस्टल के अंदर। और इन्हीं छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्रों को, इन्हीं छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं? डोमेन। कह सकते हैं डोमेन। क्लियर हो गई बात? तो यही है डोमेन आपका। डोमेन क्लियर हुआ कि क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद है और वो साथ साथ रहते हैं और यही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अपने चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वही आपका डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्लियर है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि जब तक आप इसको बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लेके जाते हो, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस लौह चुंबकीय पदार्थ को नहीं रखते हो, तब तक आपके जो डोमेन है इसके अलग अलग दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। कुछ डोमेन ऊपर की ओर होंगे, कुछ नीचे की ओर होंगे,
ऐसे ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर, यानी बहुत सारे डोमेन आपके अलग अलग दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप इस लौह चुंबकीय पदार्थ को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ला करके रखते हो, चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाते हो, तो इसके सारे डोमेन जो है आपके एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ को जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे तो सारे डोमेन आपके एक ही दिशा में काम करने लगेंगे। सारे डोमेन जो है एक ही दिशा में हो जाएंगे आपके, और जब सारे डोमेन एक ही दिशा में अगर काम करने लगेंगे तो आपका चुंबकीय गुण जो है प्रबल हो जाएगा। सारे एक ही दिशा में काम करने लगे तो आपका चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा, है ना? तो यही कारण है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। क्लियर हो गई बात? ये है हमारी व्याख्या कि बहुत सारे डोमेन जो है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं और ये अलग अलग दिशाओं में जो है चक्रण करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाते हो, सारे डोमेन एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं, जिससे कि लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण बढ़ जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ से भी ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात? और इसके उदाहरण हमारे कौन कौन से हैं? तो इसका उदाहरण है आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये तीनों ही जो है आपके लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। समझ में आ गई बात? तो ये डोमेन थ्योरी की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका चुंबकीय गुण क्यों बढ़ गया। अब आइए प्रतिलोह चुंबकीय की बात कर लें। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जब आप प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ को जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाते हो तो क्या होता है, ये आपका हो गया लौह चुंबकीय का। ठीक, तो प्रतिलोह चुंबकीय वाले में क्या होता है कि जितने डोमेन आपके जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होंगे उतने ही आपके व्युत्क्रम में काम करेंगे। यानी जितना चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर की ओर जाएंगी उतना ही नीचे की ओर होंगी और परिणाम का एक दूसरे को निरस्त कर देंगी और परिणामी जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया? जितने डोमेन आपके ऊपर की ओर कार्य करेंगे उतने ही डोमेन नीचे की ओर कार्य करेंगे, तो परिणामी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रतिलोह चुंबकीय वाले का शून्य हो जाएगा। यही कारण है कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो प्रति चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ गई बात? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका मैंगनीज ऑक्साइड MnO। ठीक है, तो प्रतिलोह चुंबकीय वाले का एग्जांपल क्या है हमारा? MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड आपका इसका उदाहरण है। जितने डोमेन ऊपर काम करेंगे उतने ही नीचे काम करेंगे आपके, और इसी कारण है कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो प्रति चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है, कि इसमें जो है चुंबकीय लक्षण, चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? आइए फेरी चुंबकीय वाले को देख लीजिए। जब आप फेरी चुंबकीय वाले को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसके ज्यादातर डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कार्य करेंगे। बहुत सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कार्य करेंगे और कुछ डोमेन आपके जो है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी आपके जो डोमेन है वो ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होंगे। यही कारण है कि फेरी चुंबकीय वाले में कुछ ना कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के लक्षण रहेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी इन तीनों पदार्थों की व्याख्या होगी डोमेन सिद्धांत के आधार पर। ठीक, तो लौह चुंबकीय वाले में क्या होता है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के जाते हो आप तो उसके सारे डोमेन एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं, जिससे कि उसमें जो है चुंबकीय गुण बढ़ जाता है। प्रतिलोह चुंबकीय वाले में जितने डोमेन जो है दिशा के जो है अनुदिश कार्य करेंगे उतने ही जो है विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, जिससे कि इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। और फेरी चुंबकीय वाले में जो है दिशा के अनुदिश अधिकतर डोमेन रहेंगे और कुछ डोमेन जो है दिशा के अनुदिश काम करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। तब भी इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ ना कुछ होगा, शून्य नहीं होगा, और कुछ ना कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के लक्षण इसमें होंगे, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में इसका चुंबकीय लक्षण जो है कम होगा, चुंबकीय गुण इसमें कम होगा। फेरी चुंबकीय वाले का उदाहरण है हमारा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4, फेरी चुंबकीय वाले का एग्जांपल Fe3O4।
मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है, आपको पता है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, ये सारे लौह अयस्क हैं। तो हेमेटाइट जो आपका अयस्क है, लौह अयस्क, लोहे का जो अयस्क है हमारा आयरन का, वो फेरी चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपके हो गए ठोसों के चुंबकीय गुण। तो हमें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सारी चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखा हमने सबसे पहले, उसके बाद इन तीनों को भी हमने देख लिया कि इसका चुंबकीय गुण कैसे बढ़ जाता है, इसका शून्य कैसे हो जाता है, और इसका जो है अनुचुंबकीय पदार्थ से कम क्यों हो जाता है। इसमें जो है आयोजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें आयोजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। इन तीनों में आयोजित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं, लेकिन चुंबकीय गुण इनके अलग अलग होते हैं। क्लियर है? और एक चीज मैंने ये भी बताई आपको कि अनुचुंबकीय पदार्थ को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में जितनी देर रखे रहते हो उतनी देर तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हो ये पुनः अपना चुंबकीय गुण खो देता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ के साथ ऐसा नहीं है। अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। फिर अगर आप इससे चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लें, फिर भी ये जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, यानी ये जो है आपका परमानेंट चुंबक बन जाएगा, नियमित चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। चाहे चुंबकीय क्षेत्र आप रखिए या हटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा अगर एक बार इसको आप चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में ले आए। तो ये लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में छोटा सा डिफरेंस है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये स्वयं भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और हटा लेने पर ये स्वयं स्थायी चुंबक बन जाएगा, ये हमेशा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। जबकि इसमें से जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपका स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगा, उसका चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो हमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ठोसों में जो है चुंबकीय गुण किस प्रकार के होते हैं, और ये पांच प्रकार के जो ठोस पदार्थ हैं उनमें किस तरह से जो है चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग ध्यान से देख करके वीडियो को नोट्स बना लीजिएगा। अब एक टॉपिक इसमें और बचा है, लेकिन इस सत्र में जो 30% आपका जो सिलेबस कोर्स कम किया गया है, आपको जानकारी होगी कि कोविड-19 महामारी के चलते जो आपका विद्यालय 3 महीने से बंद है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने आपका 30% जो कोर्स है, सिलेबस जो है बोर्ड का, वो कम कर दिया है। तो प्रत्येक चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक घटाए गए हैं। उसी क्रम में आपका जो एक ठोस अवस्था पार्ट है, उसमें जो आपका ठोसों में चालन का बैंड सिद्धांत जो आपका टॉपिक है वो हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर आवश्यकता हमें पड़ेगी कभी तो हम उसकी बात वहाँ कर लेंगे। अभी आपके कोर्स में इस सत्र के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक थी वो सारी चीज़ें मैंने इस पार्ट से आपको कवर करा दी हैं। तो आप लोग इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब संभवतः हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तो अगला पार्ट हमारा जो है सॉल्यूशन विलयन, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको आप जो है ध्यान से देख करके पार्ट को, सारे वीडियोस को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग भी जो है इसी तरह मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।